सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, अभी याद दिलाना मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप आज हम दो टाइप की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें इस टाइप की फॉर्म दिखाई देगी। a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, या तो इस टाइप की फॉर्म होगी या फिर a sin x प्लस b cos x प्लस c होल डिवाइडेड बाई d sin x प्लस e cos x प्लस f dx। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन जो हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आज के पहले पार्ट में। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, वैसे इसमें एक शॉर्टकट है वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमने बार बार यही बात की हुई है कि जब भी कभी हमें कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि न्यूमरेटर को इतना बड़ा करने की कोशिश करेंगे या उसको इतना एक्सपैंड कर देंगे कि अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कुछ ऐसा काम करते हैं हम, पूरे इंटीग्रेशन में हम यही बातें कर चुके पहले भी, कि हम न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना एक्सपैंड कर देते हैं उसको कि डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग डिवाइड होने के बाद उसके साथ मर्ज हो जाए। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला टाइप का हम लिख लेते हैं कि हम जो न्यूमरेटर है उसको कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, डी आर का मतलब हो गया डिनोमिनेटर, और ए और बी और सी जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब इसकी बात होगी, जब इस वाले पार्ट की बात होगी, तो न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है नहीं। तो जब यहाँ के इस पहले वाले पार्ट की न्यूमरेटर की बात होगी, इसको बोलेंगे ये न्यूमरेटर हो गया और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो ये न्यूमरेटर इक्वल टू ये प्रॉपर्टी लगेगी जब इस फर्स्ट टाइप का केस होगा। इसी में जब इस टाइप का केस होगा, जैसे इसको मैं अलग कर देता हूँ ये यहाँ से, तो इसमें क्या होगा, ये जो है वो न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इसमें कांस्टेंट भी साथ में है, तो अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और प्लस क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट भी है तो एक कांस्टेंट सी लेट कर लेंगे। अब चाहो तो यहाँ पर सी मत लेट करो, यहाँ पर डी ई एफ जी कुछ ऐसे लेट कर लो। तो सी को हटा दो यहाँ से, ताकि ये तुम्हें ना लगे कि जो ऊपर सी है वही नीचे भी वही सी है। तो ऐसा नहीं है, कि हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, और फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी सी जो है वो क्या है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट है, इन्हीं की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। और जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर न्यूमरेटर ऑटोमेटिक इतना बड़ा हो जाएगा जिससे डिनोमिनेटर उसके पास जा जाके अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला जो हमारे पास है पार्ट की ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस टाइप का अगर हमारे पास क्वेश्चन हुआ, या सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स जिसमें कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर एक हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें कांस्टेंट भी साथ में होगा, उसको सॉल्व करेंगे। दोनों का एक एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा ताकि आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं, क्वेश्चन है अपने पास, थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स
3 cos x plus 2 sin x whole divided by 4 sin x प्लस 5 cos x। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, वही फॉर्मूला अपना जो ऊपर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफरेंस, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x, ए इंटू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 4 sin x प्लस 5 cos x, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, b इंटू 4 sin डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x, a इंटू 4 sin x प्लस b cos 5 cos x, ये तो एज इट इज़ हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अब यहाँ पर cos x और sin x वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं तो sin x के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक तो 4a आएगा और एक sin x के साथ क्या आएगा 5b आएगा माइनस का। तो 4a माइनस 5b sin x के साथ, cos x के साथ क्या क्या आएगा 5a प्लस 4b, और यहाँ पर क्या आ गया 3 cos x प्लस 2 sin x। ये हमारी इक्वेशन एक बन गई। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। अगला काम क्या होगा, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम sin x और cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करा लेंगे। तो पहला है 4a माइनस 5b जो कि sin x की वैल्यू है और sin x का कोफिशिएंट है 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। बल्कि एक काम करते हैं, ये यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे और उसके बाद जो है a और b की वैल्यू, क्योंकि हमें ऊपर पुट भी करनी होगी, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी और ये जो है दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 5a cos x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, 5a प्लस 4b इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब आपकी ड्यूटी है इन दोनों को सॉल्व करें, सेकंड और थर्ड को, और a और b कांस्टेंट की वैल्यू बताएं क्या आ रही है। सॉल्व कोफिशिएंट a एंड b।
की वैल्यू 13/41 और b की वैल्यू आ रही है 2/41। ये और एक बार चेक कर लेना, a की वैल्यू यही आ रही है ना 13/41। ए और बी दोनों एक बार चेक करें, फिर जो इक्वेशन है उनमें पुट करके भी देख लें कि ये कंपेयर हो रहा है, मतलब सेम आ रही कि नहीं आ रही है, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही कि नहीं कर रही। ए इक्वल टू 23/41। ओके, चलिए बिल्कुल सही निकाल दिया है। एक बार और चेक कर लेंगे बाकी लोग भी। ओके, चलिए तो फिर चेक हो गया, इन लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि ए और बी तो निकाल लेंगे सारे लोग। वैसे मैं बता दूं अगर किसी को डाउट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 है तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 4 है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 है। अगर नहीं आ रहा किसी का तो देख लेंगे। 20b इक्वल टू 4 2 8 हो गया, और 5 5 25 है, प्लस 20b इक्वल टू 5 3 15 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो ये 41a इक्वल टू 23। तो a की वैल्यू जो आई है 23/41 में बिल्कुल सही है, गुड। और b की वैल्यू भी जो आई है वो भी सही होगी 2/41। तो ये भी निकाल दिया। b की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करेंगे तो b भी आ जाएगा 2/41। तो ठीक है, उसके बाद अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। a और b की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे, a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो थी वो ये है, 3 cos x प्लस 2 sin x। न्यूमरेटर जो था वो था 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू a का मतलब हो गया 23/41 इंटू न्यूमरेटर कितना था, 4 sin x प्लस 5 cos x। 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस b, और b की वैल्यू है 2/41, इसी का डिफरेंशिएशन, तो 4 cos x माइनस 5 sin x। तो न्यूमरेटर अगर तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे ना 41 एलसीएम लेने के बाद, जब इस पूरे पार्ट की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यही आने वाला है जो ये लिखा हुआ है। अब ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल क्या है जो हमने इसको इतना बड़ा करके लिख दिया है। इसको देखो हम कैसे करेंगे आगे। हम इसमें अपने इसकी जो न्यूमरेटर की ये जो वैल्यू आई है इसको अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, 3 cos x प्लस 2 sin x होल डिवाइडेड बाई, हमारा क्वेश्चन था 4 sin x प्लस 5 cos x dx। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ज़रा देखो क्या आ जाएगा, 23/41 आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 4 sin x प्लस 5 cos x होल डिवाइडेड बाई 4 sin x प्लस 5 cos x dx प्लस 2/41 इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x माइनस 5 sin x होल डिवाइडेड बाई 4 sin x प्लस 5 cos x dx। ये पूरा का पूरा पार्ट तो कट हो जाएगा, तो 23/41 और इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा।
और अगर नीचे वाले को अगर हम टी लेट कर लें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर नीचे वाले को टी लेट कर लेते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अगर 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स को अगर अपन ने टी लेट कर लिया तो 4 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा ना। यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/41 डी टी अपॉन टी। ये हमने इसको यहाँ पर कर दिया। अब आंसर हमारा क्या हो गया, 23/41 और डी एक्स का तो एक्स हो जाएगा, और इधर वाले पार्ट में 2/41 लॉग टी हो जाएगा, और प्लस सी और टी की वैल्यू और पुट कर देते हैं, तो 23/41 एक्स 2/41 लॉग ऑफ 4 साइन एक्स, टी की वैल्यू जो थी वो पुट कर देते हैं, 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x होल डिवाइडेड बाई 4 sin x प्लस 5 cos x और dx, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं आप कि यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, डन। चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसी का, और ये आप सॉल्व करेंगे। थ्री साइन एक्स प्लस 2 cos एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। चलिए इसको सॉल्व करिए और आंसर तक पहुंचिए, सही आंसर तक।
3 sin x प्लस 2 cos x। इसमें a और b मैं लिख देता हूँ, फिर आप a और b की वैल्यू बताएं। a इंटू डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। a की वैल्यू 12/13 आ रही है। ओके, b की वैल्यू 10/26 5/13। b इक्वल टू -5/13 करेक्ट है, और a इक्वल टू जो है वो 12/13। b इक्वल टू -5/13 आएगा, एक बार चेक कर लेंगे। a तो आ गया, b निकाल देते हैं, तो a को कट करा देते हैं। तो a को कट कराने के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, या a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a और b यही आने वाले हैं। कर लिया रीचेक सबने? सबका सेम आ रहा है? नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं। अगर सभी का आ रहा है तो सही बात है। मतलब तो a और b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे a और b की वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा इसको सेकंड और इसको थर्ड लेट कर लेते हैं। तो 3 sin x प्लस 2 cos x, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर दिया हमने कि a की वैल्यू आई है 12/13, 3 cos x प्लस 2 sin x माइनस 5/13 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। अब ये पूरी की पूरी न्यूमरेटर की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो आंसर भी आ गया होगा लगभग। 3 sin x प्लस 2 cos x 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x 12/13 3 cos x प्लस 2 sin x
होल डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x के साथ dx -5/13 -3 sin x प्लस 2 cos x 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ये पूरा का पूरा पार्ट कट हो जाएगा, तो 12/13x, और इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे log ऑफ x आ जाएगा, और किसको t लेट करेंगे, डिनोमिनेटर को, तो 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, और ये मॉडुलस के अंदर चाहे तो रख सकते हैं क्योंकि log है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का। एक दूसरा इसी का जो दूसरा वाला मैंने दिया कि अगर उसमें कांस्टेंट आ जाता है तो भी वही काम करना है, बस नंबर ऑफ कांस्टेंट हमारे जो है वो बढ़ जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 3 cos x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स -3 cos x -1 dx। साइन x प्लस 3 cos x, जी हाँ, यही तो बताया जा रहा है कि ये टाइप ही है। अगर इस टाइप के हमको क्वेश्चन दिखाई देते हैं तो हमें सब में यही काम ही करना है, इसीलिए तो बताया जा रहा है कि हमें यह ऐसे ही करना है, प्रोसीड ही ऐसे हो पाएगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। कि अगर इस टाइप का फॉर्म दिखाई देगा तो हम न्यूमरेटर को ही एक्सपेंड करेंगे और इतना बड़ा कर देंगे कि डिनोमिनेटर देखो x के साथ कट हो गया और एक के साथ dx के साथ dt बना के चला गया, तो इजीली सॉल्व हो गया। तो इसमें भी वही काम करते हैं, चलिए साथ में करते हैं। न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ था a इंटू डिनोमिनेटर b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। तो a इंटू न्यूमरेटर यानी कि है हमारा साइन x प्लस 3 cos x प्लस 1 इक्वल टू a, डिफरेंस डिनोमिनेटर पहले तो है साइन x माइनस 3 cos x माइनस 1 प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन का cos, cos का माइनस साइन x और 1 का 0 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ से हम साइन x cos x के कोएफिशिएंट इक्वेट करा लेंगे। तो पहले इनको एक साथ कर लेते हैं। तो साइन x के साथ क्या आएगा a और उसके साथ आएगा 3b, फिर cos x में क्या आएगा -3a, देखो यहाँ माइनस है ना, ये माइनस लिखा हुआ है, -3a प्लस b, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट माइनस का a आएगा, इस a का मल्टीप्लाई जब इस कांस्टेंट -1 के साथ होगा तो -a प्लस c। ये हमारा हाँ, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करेंगे, इतना नहीं याद होता बेटा। साइन x प्लस 3 cos x प्लस 1, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। साइन x cos x एंड कांस्टेंट टर्म, जरा कंपेयर करो और यहाँ से ए बी सी की जरा वैल्यू आप बताएं क्या होगी। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1, और a प्लस 3b साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो इक्वेशन 2, और -3a प्लस b कॉस एक्स का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन 3, और कांस्टेंट जो है वो -a प्लस c है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये 3 अननोन हो जाएंगे। इन तीनों अननोन को सॉल्व करना है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है।
आप इन्हीं तीनों को सॉल्व करें और ए बी सी की वैल्यू बताएं, सही वाली वैल्यू। पहले फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे तो ए और बी दोनों में इक्वेशन है, तो वहाँ से ए और बी आ जाएगा, ए पुट कर देंगे थर्ड फोर्थ वाले में तो सी भी आ जाएगा। ए इक्वल टू आ गया -4/5, बी इक्वल टू आ गया 3/5 और सी इक्वल टू आ गया 1/5। और ये बहुत इजी है, ये सारे लोग निकाल सकते हैं, सबको पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो sin x प्लस 3 cos x प्लस 1 को हम एज इट इज़ कैसे रख सकते हैं, -4/5 sin x माइनस 3 cos x माइनस 1 b 3/5 cos x प्लस 3 sin x और प्लस c 1/5। तो इस तरीके से हमने न्यूमरेटर को इतना एक्सपेंड कर दिया। अब उससे हमारा फ़ायदा क्या होगा वो देखते हैं। हमारा फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पर sin x प्लस 3 cos x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई sin x माइनस 3 cos x माइनस 1, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो -4/5 बाहर आ जाएगा, sin x माइनस 3 cos x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई यही सेम आ जाएगा, sin x माइनस 3 cos x माइनस 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो dx का x हो जाएगा। यहाँ पर log आ जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा 2 क्वेश्चन करके, cos x प्लस 3 sin x अपॉन sin x माइनस 3 cos x माइनस 1 dx। प्रॉब्लम थर्ड वाला पार्ट करेगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, dx अपॉन sin x माइनस 3 cos x माइनस 1, तो ये कट के 1 हो गया, तो -4/5x प्लस 3/5 ln x या log x और प्लस 1/5। और इसके लिए अब कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे किया जाए, sin x माइनस 3 cos x माइनस 1,
तो इतने पार्ट को अलग से नोट कर लेते हैं और इसको हम बोल देते हैं कि भाई इसका नाम जो है वो I1 है, इंटीग्रेशन 1। तो इसी को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, पुट I1 इक्वल टू दिस, और यहाँ पर 1/5 के साथ पूरा रख लेते हैं dx अपॉन साइन x माइनस 3 cos x माइनस 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन x और cos x का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ 10। पुट द वैल्यू ऑफ साइन x एंड cos x इन टर्म ऑफ 10x/2। सबको याद होगा साइन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और cos x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये I1 हमारा 1/5 dx अपॉन साइन x की वैल्यू हो गई 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस 3 cos x की वैल्यू हो गई 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब यहाँ पर हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद उसको ऊपर भेज दिया, तो वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ऊपर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 2 10x/2 माइनस 3 प्लस 3 10 स्क्वायर x/2, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो -3 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 का भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। तो ये हो गया 1/5 सेक स्क्वायर x/2 dx होल डिवाइडेड बाई, पहले स्क्वायर वाले देख लेते हैं, तो 3 10 स्क्वायर में से 1 चला जाएगा, तो 2 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2 और -3 -1 -4 हो जाएगा। सही है, ये -3 यहाँ पर आया था और ये माइनस का 1 था। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पर, अब देखते हैं 10x/2 को t लेट कर लेते हैं। अब तो ये सब्स्टिट्यूशन का केस बन गया, पुट 10x/2 इक्वल टू t, और इसको जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 10x/2 का क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2 dx के साथ dt, तो सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/5 2 dt होल डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, 2 कॉमन लेके सब में से कट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/5 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस t माइनस 2। अब ये जो केस है ये बन गया हमारा 1/क्वाड्रेटिक का केस बन गया। याद होगा 1/क्वाड्रेटिक हमने किया था, ये जो फॉर्म है ये बन गई 1/क्वाड्रेटिक। तो 1/क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया था, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया था और फिर उसमें फॉर्मूला यूज़ कर दिया था। तो वही काम यहाँ पर कर लेते हैं, 1/5 dt होल डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, तो t का हाफ 1/2 और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगी फॉर्म, t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2, तो 4 2 8 और 1 9/4, यानी कि ये हो जाएगा 3/2। और t प्लस 1/2 को एक और नया कांस्टेंट u लेट कर लेते हैं, तो dt इक्वल टू du हो जाएगा, तो du अपॉन u स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 2 8 और 1 9 हो जाएगा ना ये। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/2a लॉग
mod of x minus a upon x plus a plus c using this formula। फॉर्मूला ये मान के चल रहा हूँ कि सभी को याद है और याद होने भी चाहिए, नहीं तो फिर हम इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इंटीग्रेशन को हटा देते हैं। 1/5 1/2a और a की वैल्यू है 3/2 1/2a log x minus a upon x plus a। तो log ऑफ u माइनस a और a की वैल्यू है 3/2 अपॉन u प्लस 3/2 और u की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो 1/15 log u की वैल्यू है t प्लस 1/2 माइनस 3/2 और t प्लस 1/2 प्लस 3/2 और प्लस c। अब बस t की वैल्यू और पुट कर देनी है, या इसको सॉल्व करके बाद में t की वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस 3 2t प्लस 1 प्लस 3 प्लस c। तो 1/15 log ऑफ 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 4। 2 कॉमन लेके कट भी हो जाएगा। तो 1/15 log ऑफ t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2। अच्छा यहाँ पे 2 लिया हुआ है तो यहाँ पे t माइनस 1 हो जाएगा ना, कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लेके कट किया है तो ऊपर तो t माइनस 1 ही आने वाला है। तो t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 प्लस c और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t क्या था 10x/2 तो 1/15 log ऑफ 10x/2 माइनस 1 अपॉन 10x/2 प्लस 2 और प्लस c। ये तो I1 एक नया क्वेश्चन बन गया था तो वो I1 आ गया। अब I1 की वैल्यू हम I में पुट करेंगे ना, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम हमने कुछ रखा हुआ है क्या? ये हमारी इक्वेशन थी ना, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की I1 लेट करके। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी? 4 के बाद ये हो जाएगी 5। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 5। तो ये इक्वेशन 5 में हम पुट कर देते हैं। तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था sin x प्लस 3 cos x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई sin x माइनस 3 cos x माइनस 1 dx, जिसका आंसर हमारा आ गया है, पहले आया था माइनस का 4/5x, फिर दूसरे में आया है 3/5 ln sin x माइनस 3 cos x माइनस 1 और प्लस I1, और ये I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आंसर हो गया माइनस 4/5x प्लस 3/5 ln ऑफ sin x माइनस 3 cos x माइनस 1 प्लस 1/15 log ऑफ 10x/2 माइनस 1 अपॉन 10x/2 प्लस 2 और प्लस c। तो इतना मेहनत करने के बाद, फिर इतनी मेहनत जब हम कर लेंगे उसके बाद हम अपने फाइनल रिजल्ट में पहुंचेंगे। तो ये थोड़े लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। टफ नहीं बोलेंगे इसको कि टफ है, लेंथी है ये बोल सकते हैं। जी हाँ, बस ये है कि कांस्टेंट जो है वो थोड़े कभी इजी हो गए, जैसे यहाँ पे 4 और 3 का यूज़ किया, वहाँ 1 और 2 का यूज़ किया, तो थोड़ा छोटा हो जाए कैलकुलेशन। वो अपने हिसाब से छोटा क्वेश्चन ही देंगे, इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं देने वाले, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होता है, हमें उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, वो हमें इतना लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं देने वाले। अब इसका एक होमवर्क में दे देता हूँ इसका क्वेश्चन का, इसको अब यहाँ दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो और टाइम लगेगा। ये एक होमवर्क में दे रहा हूँ,
इसी से रिलेटेड है, इसको आप सॉल्व जरूर करें। 3 cos x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर ऊपर साइन एक्स वाला टर्म उड़ा दिया तो छोटा हो गया कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वो छोटा कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल। पर अब क्या है, इसमें कांस्टेंट करके छोटा कुछ भी बना के वो पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका आंसर भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इसका आंसर क्या लेके आना है हमें, आंसर है 6/5x प्लस 3/5 log ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस, और जो तीसरा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है -8/5 tan इनवर्स 10x/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। तो एक बार इसको और ट्राई करें बाद में घर में आराम से अकेले में, और एक और दे देता हूँ मैं, चलो ये तो आप ट्राई कर ही लेंगे। 4 sin x प्लस 5 cos x, जो पहला टाइप पढ़ा था हमने उससे रिलेटेड है ये, और 5 sin x प्लस 4 cos x। इसका आंसर भी लिख लेते हैं, 40/41 इंटू एक्स प्लस 9/41 log ऑफ 5 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। तो ये दो क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे। ओके ओके ठीक है, अभी उसकी बात भी करता हूँ मैं। चलिए ये तो हमारा होमवर्क हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, इसको देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन ये पहले मैंने कभी दिया हुआ था, होमवर्क में दिया हुआ था, इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, किसी को आता है तो बताएं इसके बारे में, अगर किया है किसी ने तो। ये जिन्होंने किया हो, जिनका डाउट है उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने बाकी लोगों ने अगर किया है तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा लेकिन फिर इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। dx अपॉन, यहाँ पर अंडर रूट में साइन क्यूब को रहने देते हैं, यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। तो dx अपॉन, अभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन अब एक लाइन के बाद फिर समझ में आने लगेगी बात। साइन क्यूब एक्स है, अब किसी एक को t लेट करना है तो बाकी dx के साथ dt बन जाए, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने इस वाले को t लेट किया तो ये dx के साथ dt नहीं बनाएगा, और अगर इसको t लेट किया तो ये वाला dx के साथ dt नहीं बनाने वाला है।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से हम एक साइन और कॉमन लेते हैं, ज़बरदस्ती एक साइन अंदर से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने ये साइन कॉमन ले लिया, बात समझना यहाँ पर, ये साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया यहाँ पर बाहर साइन एक्स, तो अंदर क्या बचेगा उसकी बात करते हैं। तो अंदर बचेगा कॉस अल्फ़ा, और इस वाले पार्ट में तो साइन है ही नहीं, यहाँ पर तो साइन है ही नहीं। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये प्लस नहीं है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन बी। तो यहाँ से भी हमने कॉमन लिया है, साइन एक्स हमने पूरे में से कॉमन लिया है, और यहाँ पर कॉमन था नहीं, तो जो कॉमन लेते हैं और कॉमन नहीं होता तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो अब देखते हैं इसके बाद। अच्छा, ये साइन की पावर 4 बन जाएगा, और इस साइन की पावर 4 को जब अंडर रूट के बाहर आप ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स तो नीचे बनेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ही लाइन में निपटा दिया। अरे बहुत छोटी सी बात है, ये साइन की पावर 4 हो गया, अंडर रूट के बाहर गया तो साइन स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर जब ऊपर गया तो कॉसेक स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1/साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। और यहाँ से अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ही तो ऊपर दिया हुआ है। कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और वो हमें एज इट इज़ मिल गया। और हमारी बात हमेशा ये हो चुकी है कि जब भी कभी अंडर रूट वाले टर्म को लेट करो तो टी मत लेट करो, टी लेट करने से आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आता है, लेकिन हम हमेशा उसको टी स्क्वायर लेट करते हैं, उससे थोड़ा इजी कैलकुलेशन लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। कॉस अल्फा का 0 हो गया, कॉट एक्स है, चाहिए एक मिनट, ये कॉट एक्स लिखा हुआ है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा, और यहाँ आ गया 2t/dt, तो साइन और ये हाँ dx भी साथ में आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें तो ज़रूरत है सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स की ज़रूरत है, और dx की तो माइनस का 2t/dt अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस का 2t/dt अपॉन साइन अल्फा। तो वो वैल्यू वहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस 2t/dt अपॉन अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा, और अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर का मतलब टी होता है, तो माइनस का 2 बाहर आ गया, डी टी प्लस सी, तो माइनस का 2। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 2t/dt अपॉन साइन अल्फा भी है, तो एक काम करते हैं, अपॉन में साइन अल्फा को ज़रा बाहर निकाल देते हैं, तो ये माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा और dt का t प्लस सी। अभी ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि अभी तो हमने इंटीग्रेट किया ही नहीं है, जब इंटीग्रेट कर लेंगे उसके बाद फिर सी को रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन, एक मिनट, ये 2 अपॉन में भी नहीं है, केवल सिर्फ साइन अल्फा है, तो 2 साइन अल्फा की जगह यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 2t/dt तो ऊपर ही रहने वाला है, साइन अल्फा सिर्फ रहेगा, तो माइनस का 2 साइन अल्फा, और t की वैल्यू क्या हो गई, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा और प्लस सी। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फिर आगे की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। और वो क्वेश्चन जो है वो
वो भी एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले कभी, इम्पॉर्टेंट, इजी और इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एडवांस का पूछा गया है, तो उसकी बात करते हैं, ज़रा उसको करते हैं, भी है अपने पास टाइम। y इक्वल टू लिख लेते हैं क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और उसकी भी होल पावर 1/n है, और n के बारे में बोला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, एंड g ऑफ x की वैल्यू गिवन है f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ x, और ये जो है वो n टाइम्स तक है, जो f ऑफ x है वो n टाइम्स तक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 gx और dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, और इसके ऑप्शंस भी गिवन है 1/n इंटू n माइनस 1, 1 प्लस n x टू द पावर n माइनस 1/1 माइनस 1/n, ऐसे करके गिवन है 4 ऑप्शन। दूसरे में है, इसको आप ट्राई करें जल्दी से, देखें कैसे करेंगे, कुछ अगर समझ में आता है तो। दूसरा है 1/n माइनस 1, 1 प्लस n x टू द पावर n होल पावर, प्लस c भी है साथ में यहाँ पे 1 माइनस 1/n, c में प्लस में है 1/n इंटू n प्लस 1, 1 प्लस n x टू द पावर n होल पावर 1 प्लस 1/n प्लस c, और d नन है। सबसे पहला काम हमें एफ ऑफ एक्स निकालना चाहिए, पहले कम से कम एक बार एटलीस्ट तो निकाल के देखना चाहिए कि क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें तो n टाइम्स तक निकालना है, तो जब भी कभी n टाइम तक निकालना होता है तो हम पहले 1 या 2 बार निकाल के देख लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं, हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि भाई जनरलाइज करने के बाद तो हमें n टाइम तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल 1 बार या 2 बार करके देखना होता है, और उसी को हम जनरलाइज करके बोल देते हैं कि भाई यही आने वाला है, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक बार आप इसको ट्राई करें। एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है, एफ एक्स हमारे पास है, हमको एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एफ एक्स लिखा, और एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो अंदर पुट कर दिया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n।
अब यहाँ पर क्या करना चाहिए मुझे, तो ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी अगर हम अपने दिमाग में रख लें कि भाई ये y है, ये पूरी की पूरी वैल्यू या z है या u है, कुछ भी मान लो, तो हमें f ऑफ u निकालना है। थोड़ी देर के लिए इसको हम u मान लेते हैं कि ये u है। अब हमें f ऑफ x गिवन है और हमें f ऑफ u चाहिए, तो और इसको हमने लेट किया है कि ये u है, ऐसे समझते हैं। वैसे तो f ऑफ x कंपोजिट फंक्शन है, सबको पता है कैसे निकालते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं। तो f ऑफ u निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u अपॉन 1 प्लस यू टू द पावर n होल पावर 1/n, और u क्या था वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो u था 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n, और सिमिलरली यहाँ पर भी 1 प्लस, अच्छा देखो u टू द पावर n जब करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा ना u टू द पावर n, तो u हमारा है x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n। तो जैसे ही u टू द पावर n करोगे तो x की पावर n हो जाएगी, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n आ जाएगा, क्योंकि n की पावर 1/n तो कट होके 1 दे देता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि क्या आ जाएगा, x टू द पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लेकिन होल पावर 1/n। और बस अब इसके बाद से हमारा जो है सेट हो गया मामला है। इसके बाद हम आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया एलसीएम, जैसे ही यहाँ पे लेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n 2x की पावर n हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और इसकी भी होल पावर, पूरे की होल पावर 1/n है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा पार्ट और नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों के कट होने वाले हैं। तो f ऑफ x जब हमने निकाला तो हमारा आ गया x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर n और होल पावर 1/n, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट n के साथ कट हो जाएगा, और जो ऊपर डिनोमिनेटर में पावर 1/n है वो तो आएगी ही आएगी इसके साथ, डिनोमिनेटर में पावर 1/n कट हो जाएगी ना, न्यूमरेटर में तो आनी है। तो हमारा ये आ जाएगा x अपॉन 2 एक्स टू द पावर n और होल पावर 1/n। तो हमने देखा जब दो f हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, जब एक f था तो यहाँ पे देखो 1 था, लिखा ना ये 1 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n। तो जब 2 थे तो यहाँ 2 आ गया, तो जब 2 है तो 2 आ जाएगा, तो 3 होंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली चाहो तो तुम एक बार और चेक कर लेना इसको, लेकिन जब 3 के लिए होगा तो यही आने वाला है 1 प्लस, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सेम मेथड बनेगा, कुछ नया काम नहीं करना पड़ेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3x टू द पावर n। अब बस f ऑफ x n टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली g ऑफ x को ही तो बोला था f ऑफ करके n टाइम तक। तो ये n के लिए x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n और होल पावर 1/n, ये आ जाएगा हमारा। तो ये gx हमारा आ गया। अब हमें क्वेश्चन में अपने पुट कर देना है और आंसर निकाल देना है। उसके बाद तो बहुत इजी है, खुद से करें आप और बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सारा काम तो मैंने कर दिया है। बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और सिंपल डिफरेंस इंटीग्रेट कर देना है। पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t लेट करके dx के साथ dt। तो x टू द पावर n माइनस 2 और इनटू में x अपॉन 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n होल पावर 1/n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 dx। चेक करो फिर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
none of these are right. चलिए चेक कर लेते हैं आगे भी। तो 1 प्लस एन एक्स की पावर एन को हमने टी लेट कर लिया, 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन को टी, एन और एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इतने पार्ट की वैल्यू 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगी, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एन स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज होके बन जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, और ये डी टी बन गया अपॉन टी टू द पावर 1 बाई एन। तो 1 बाई एन स्क्वायर टी टू द पावर 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अच्छा, ये ऊपर जाके माइनस 1 बाई एन हो जाएगा क्योंकि नीचे है ना अपॉन में। तो ये 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा, और प्लस सी, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन 1 माइनस 1 बाई एन होल अपॉन एन माइनस 1, और अपॉन में भी एन आएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, ये कट हो जाएगा ना ये, और प्लस सी। तो ये आ गया 1 अपॉन एन इंटू एन माइनस 1 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन होल पावर 1 माइनस 1 बाई एन प्लस सी। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन यही है, 1 अपॉन एन एन माइनस 1 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन होल पावर 1 माइनस 1 बाई एन। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो एक और क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। जो होमवर्क उसमें लिखा था उसमें एक ये भी ऐड कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, इजी है। तुम्हें सोचना है कि किस टाइप से हम करें। डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x, आज जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है, एक बार ट्राई करना। फिर मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करना कैसे करेंगे। डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x, ये एक हमारा होमवर्क और हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, फिर जब ये कंप्लीट कर लेते हैं आगे का, यहाँ तक करें सब लोग। ओके।